चलिए नेक्स्ट देखो ऑप्शन, हाँ स्टेटमेंट बिलो। चलिए ये तो हमारा जो है पैसेज का क्वेश्चन फिनिश हो गया, उसी का नहीं पैसेज का ही चल रहा है। चलिए दे परसीव डेंजर्स ऑफ ओशन ट्रैश फॉर मरीन लाइफ आर इन मेजोरिटी ऑफ केसेस। चलिए क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। अच्छा दे परसीव्ड, अच्छा ये इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। द परसीव्ड डेंजर ऑफ ओशन ट्रैश, मतलब परसीव्ड का मतलब होता है माना गया, ठीक है। परसीव्ड डेंजर मतलब जो प्रूव किया गया, माना गया, है ना। डेंजर्स ऑफ ओशन ट्रैश, इस समुद्री जो कचरा है ना, उसका जो होने वाला जो खतरे हैं, उसके होने वाले जो खतरे हैं फॉर मरीन लाइफ, है ना, मरीन लाइफ के लिए, जो समुद्री जीवों के लिए, आर, है ना, आर क्या, आर डैश इन अ मेजोरिटी ऑफ, अच्छा ये डैश है दोस्तों, यहां पर ना ये कॉमा नहीं है, ये जो है ना ये डैश यहां पर हमको लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ जरा, है ना। परसीव्ड डेंजर, जो एक डेंजर जो प्रूवन या माना गया एक खतरा जो है ओशन के जो कचरा है उसके कारण मरीन जीवों पर, समुद्री जीवों पर, वो क्या है, डैश है, किसमें, मेजॉरिटी ऑफ केसेस। अब देखो इन्होंने, रॉशमैन और इनकी टीम ने जो कुछ केसेस की स्टडी की थी, अलग अलग पेपर्स जो स्टडी किया था ना इन्होंने, रिसर्च का पेपर वो केसेस है, तो इन्होंने स्टडी किया था और इन्होंने क्या पाया कि 83% तो जो केसेस, जो पेपर इन्होंने स्टडी किए वो सब के सब बराबर है, मतलब जैसा उन्होंने सोचा कि हाँ जो खतरा वाकई में जो समुद्री जो कचरा है उससे जो समुद्री जीवों को जो खतरा है वो सही तरीके से उसका आकलन किया गया, बस 13% में गड़बड़ था। तो मेजॉरिटी तो जो है केसेस वो क्या थे, सही थे, मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्या थे, सही थे। तो ये फॉल्स, प्रीमैच्योर या एग्जैजरेटेड जो है वो नहीं होगा, ये होगा वैलिड। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, है ना, बड़ा चढ़ाकर बताना। एक मिनट, है ना, ये इसका यही प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। चलिए तो ये है, उसको जो है बड़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैजरेटेड मतलब उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा हाईलाइट करना, उस सेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है उसके वैलिड थे, वो सही थे, उनकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल बराबर थी, लेकिन प्रॉब्लम किस में था, कुछ 13% में, ठीक है। तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन 100 ऑड पेपर, अच्छा आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द examination of 100 odd papers on marine debris and its ecological impact by Roshman and her colleagues is not correct। देखो क्वेश्चन सबसे पहले आप समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो, एक मिनट, ये जो रॉशमैन और उसके साथी ने ये जो 100 से ज्यादा जो रिसर्च पेपर स्टडी किए थे, पुराने जो मरीन ट्रैश के ऊपर जो रिसर्च निकली थी उसके जो स्टडी किया था, उनमें से इन्होंने जो स्टडी करा है ना, उनमें से जो कंक्लूजन निकला, तो ये 4 है, उसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है, वो पॉइंट हमको इसमें बताना है। देखते हैं। देखो, इश्यूज विद द फोकस, स्कोप एंड फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडीज। तो इश्यूज विद द फोकस, स्कोप एंड फाइंडिंग ऑफ, मतलब ऐसे कुछ इश्यूज हैं, है ना, वो ऐसे कुछ इश्यूज, फोकस है, स्कोप है और फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडी, मतलब ये जो इन्होंने जो प्रीवियस जो इश्यूज विद द फोकस, स्कोप एंड फाइंडिंग्स ऑफ द प्रीवियस रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडीज। अच्छा, मतलब ये इन्होंने जो कुछ इश्यूज निकाले या कुछ फाइंडिंग्स थी प्रीवियस रिसर्च में, वो फ्यूचर स्टडी की ओर बताती है, उसके बारे में बात करता है ना, इस तरह का कुछ हो रहा है। आगे देखते हैं। मोर देन 50%, ये देखना, मोर देन
50% of the past ecological study failed to perceive the threat posed by marine debris। दोस्तों ये तो साफ साफ गलत है। क्या लिखा है? 50% से ज्यादा जो पहले की जो रिसर्च की जो स्टडी आई वो फेल हो गई थी ये खतरा दर्शाने के लिए, मरीन जो कचरा है उसका जो खतरा है उसको शो करने के लिए। ये 50% से ज्यादा स्टडी फेल थी? नहीं, 50% से ज्यादा नहीं थी, 83% जो स्टडी है वो तो राइट थी, उनका जो आकलन था वो सही था। केवल 13% जो है उसका भी मेजोरिटी, 13% भी पूरा नहीं, उसका भी मेजोरिटी जो है उसमें प्रॉब्लम थी। तो ये तो आपका साफ साफ रॉन्ग है ना। ये तो चलो हो सकता है मान लो कि रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडी के बारे में उन्होंने कुछ तो बताया होगा, है ना। तो ये हमारा जो है राइट आंसर दिख रहा है, ये वाला हमारा क्या है? राइट आंसर है। इनमें क्या है देखो, ये सही होगा। रिसर्चर जो है वो ओवर जनरलाइज कर रहे हैं जब वो इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर दैट ओशन गार्बेज इंडेंजर्स इकोसिस्टम हैज नॉट बीन फुल्ली अंडरस्टैंड, पूरी तरीके से नहीं समझा गया, ये भी सही है। और कुछ इश्यूज जो है वो फ्यूचर स्टडीज के ऊपर छोड़ दिया, तो वो भी सही है। मतलब राइट आंसर हमारा जो है, जो कि ये करेक्ट नहीं है, और ये हमारा बिल्कुल बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पैसेज के क्वेश्चंस दोस्तों हमारे पूरे हुए, ठीक है। पैसेज हमने सारे 5 क्वेश्चंस हमने किए और बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने समझा भी सही और बहुत आसानी से समझने के बाद जो है आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन दोस्तों ग्रामर का वापस एरर करेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ल्यूपिन इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अपोजिशन एंड कैन नेवर होप टू बिकम अ मिनिस्टर। इसमें देखते हैं, देखो ल्यूपिन एक किसी का नाम है, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है। वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अपोजिशन में एक सबसे कम इंपॉर्टेंट का पर्सन इंसान है, और कैन नेवर होप टू बिकम ए मिनिस्टर, और कभी भी वो एक मिनिस्टर बनने की उम्मीद नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं, मीनिंग तो समझ में आया। आप एक चीज देखो दोस्तों, ल्यूपिन क्या है? ल्यूपिन है हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक है। ल्यूपिन है सिंगुलर नाउन, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, तो ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वन ऑफ, तो वन ऑफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। वन ऑफ आया तो दोस्तों उसके बाद जो है प्लूरल नाउन आने वाला है। वन ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब अगर आएगा तो सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। तो वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पर्सन्स हो जाएगा, उसके ऊपर मैंने बना दिया है ना। क्या हो जाएगा? पर्सन्स हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो एरर है वो इसमें है ना, ये हमारा एरर है, पर्सन्स है, बिल्कुल ये रूल आपको याद रखना है। इन द अपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स होगा, ठीक है। एंड कैन, और वो कभी भी, नेवर कभी भी, होप टू वो कभी भी नहीं बन सकता, उम्मीद नहीं कर सकता। क्या? एक मिनिस्टर बनने की उम्मीद वो कभी भी नहीं कर सकता है। मतलब बाकी सब हमारा करेक्ट है, इस पार्ट में, इस पर्सन में हमारा एरर है, डी वाला सेक्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए डायरेक्ट, इसका जो है हमको डायरेक्ट फॉर्म चाहिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। क्या लिखा है देखो, मारिया कंप्लेन दैट दो देयर वर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे वर ऑल एक्सपेंसिव। दोस्तों चाहे आपको ये समझ में आए या ना आए, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया, इसमें भी बता रहा हूं, आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, आप बहुत आसानी से आप इसको आंसर को पता कर सकते हो। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दो, जैसे ये हमारा क्या है? पास्ट में है, ठीक है। और अंदर देखो आप, दैट के बाद ये रहा दैट, इसके बाद ये इन्वर्टेड वाला होगा कोई। अब इसमें देखो ये देयर वर, ये भी क्या है? पास्ट में है। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्म में जो है हमारा प्रेजेंट में होने वाला है। क्या होने वाला है? पास्ट का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में आ जाएगा। अब देखो, तो मारिया कंप्लेन दैट दो देयर वर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई, तो देयर वर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई, तो देयर वर है ना, तो वर का क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? इनडायरेक्ट, ठीक है, और यहां हो गया डायरेक्ट। अब यहां पे क्या लिखा है? देयर वर, देयर
वर। तो दोस्तों देयर वर है, तो अब ये देयर चाहे यहाँ पे लगे या ना लगे, लेकिन उसके बाद आर जरूर आएगा, आर आएगा, या फिर देयर के साथ क्या आता है, इज आता है, देयर इज, है ना, आर इज आएगा, ऐसा ही कुछ आने वाला है, मतलब प्रेजेंट टेंस आने वाला है। अब मुझे बताओ प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, मारिया सेड द मेनी शॉपिंग सेंटर्स दैट आर, है ना, आर देयर इन, ये भी हो सकता है, बट दे, देखो आर लगा हुआ है तो ये हो सकता है ना, पास्ट टेंस नहीं होगा, बस इतना याद रखो दैट देयर वर मेनी, ये पास्ट नहीं होने वाला है, शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई बट दे आर ऑल एक्सपेंसिव। अच्छा, कि एक मिनट, अगर जनरल ट्रूथ हो, अगर एक जनरल सेंस में सेंटेंस हो तो ये भी हो सकता है। तो मारिया सेड दैट देयर आर मेनी, अच्छा, देयर वर मेनी शॉपिंग बट इन दुबई, तो देयर हैव बीन और देयर आर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई। लेकिन ये सेंटेंस हमारा जो है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई जनरल ट्रूथ का हमारा ये सेंटेंस जो है नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल सेंस का एक सेंटेंस है हमारा, ठीक है, मतलब यहाँ पर पास्ट का पास्ट तो नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही है, आर आ सकता है, वर नहीं आएगा, बी वाला कैंसिल करो। फिर देखो हैव बीन, इधर आपका सिंपल पास्ट है ना, सिंपल आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे परफेक्ट में आ गया तो ये नहीं होगा, ये कट हो गया। अब या तो फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, तो मारिया कंप्लेन, तो कंप्लेन के बदले हो गया मारिया सेड, यहाँ पर भी हो गया मारिया सेड, ये ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, that though there were many shopping centers they were all expensive। अब दे, हाँ यहाँ पर क्या लिखा है, the many shopping sales, है ना, there were many, the many shopping centers that are there in Dubai but they are all expensive, they were all expensive, that though there are many, अच्छा, the many shopping centers that are in Dubai, जो कि दुबई में है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। दोस्तों ये तो पूरा आप मीनिंग चेंज कर रहे हो, दो देयर वर मेनी शॉपिंग, है ना, ये मेनी शॉपिंग सेंटर, इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो तो पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं करते हो, वैसे ही रहेगा सेंटेंस, है ना, ये मेनी शॉपिंग सेंटर से शुरुआत नहीं करोगे। अब देखो ये आपका सही है, दो देयर आर, है ना, मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई, क्या हो जाएगा, दे आर ऑल एक्सपेंसिव, वो दोनों क्या है, बहुत एक्सपेंसिव, मतलब ये हमारा डी, ये भी रॉन्ग होगा, इससे हम शुरुआत नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, डी वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ये वापस से हमारा जो है पैसेज आ गया, है ना, और पैसेज करेंगे कैसे, जो हमने पिछला वाला पैसेज किया बड़ा इंटरेस्ट से, है ना, रॉशमैन का जो रिसर्च का था वो, और ये वाला भी उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। दो बार हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा स्लो, दूसरी बार थोड़ा फास्ट, और फिर हम लोग जो है दोस्तों इसको समझने वाले हैं। चलिए रीडिंग करना शुरू करते हैं। एज अ टॉडलर ग्रोइंग अप इन 1950s, रिचर्ड वावरो, अच्छा इनका नाम है वावरो, ठीक है, रिचर्ड वावरो थ्रू वायलेंट टेंट्रम्स, टेंट्रम का मतलब होता है सनक, गुस्सा, ठीक है, क्या, गुस्सा, सब पर एकदम गुस्सा हो जाना। ऑफन ही वुड टैप द सेम पियानो की फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। व्हेन ही वाज 3, his parents took him for testing at the nearby hospital. They were told that he was moderately to severely retarded. His family, however, never believed that his IQ was as low as the experts claimed. A special education teacher began working with Richard when he was 6. She introduced him to drawing with crayons, which he took to quickly. He took to आएगा, T डबल आएगा, he took too quickly. नहीं, सही है, he took too quickly. He began filling sketchbooks and the wallpaper of his Scotland home with startlingly accurate depictions of cartoon characters like Yogi Bear. When Richard was 12, his artwork astounded a visiting artist who said that his drawings were created with the precision of a mechanic and a vision of a poet. Richard Poole never read and write,
अच्छा पुड नहीं है, कुड है दोस्तों, है ना, COULD, है ना। रिचर्ड कुड नेवर रीड एंड राइट वेल, his speech remained limited, but his involvement with the art world spurred his social development. He participated in dozens of exhibitions and became a well-known artist. चलिए अब एक बार जो है थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। As a toddler growing up in the 1950s, Richard Bobrow threw violent tantrums. Often he would tap the same piano key for long stretches of time. When he was 3, his parents took him for testing at a nearby hospital. They were told that he was moderately to severely retarded. His family, however, never believed that his IQ was as low as experts claimed. A special education teacher began working with Richard when he was 6. She introduced him to drawing with crayons, which he took to quickly. He began filling sketchbooks and the wallpaper of his Scotland home with startlingly accurate depictions of cartoon characters like Yogi Bear. When Richard was 12, his artwork astounded a visiting artist who said that his drawings were created with the precision of a mechanic and the vision of a poet. Richard could never read and write well. His speech remained limited, but his involvement with the art world spurred his social development. He participated in dozens of exhibitions and became a well-known. चलिए अब नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट रीडिंग करते हैं और नेक्स्ट वाला वापस दो बार पढ़ेंगे, एक बार स्लो। His artwork was celebrated by the media and a documentary with eyes wide open. Both Margaret Thatcher and Pope John Paul II owned Wavro's originals. Richard was a savant, an individual with a spike in a particular ability combined with an impairment or disability. In Richard's case, that underlying condition was autism. Autism is a condition characterized by social and communication challenges like difficulty making eye contact or making conversation, along with repetitive behaviors or intense interests. It turns out that many savants have autism, but when the astounding abilities are there, they are often rooted in extreme memory, excellent attention to detail, and passionate interest, traits also linked to autism. In many ways, prodigies look a lot like savants. They have the same preternatural abilities. They have the same prolific output. Excuse me दोस्तों, गला थोड़ा खराब हो रहा है। Output, but there is a key difference between the two. While in savants, these extreme abilities are paired with an underlying impairment or disability, prodigies don't typically have any such disability. चलिए ये हमने स्लो पढ़ा, थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ते हैं। His artwork was celebrated by the media and in a documentary with eyes wide open. Both Margaret Thatcher and Pope John Paul II owned Wavro's originals. Richard was a savant, an individual with a spike in a particular ability combined with an impairment or disability. In Richard's case, that underlying condition was autism. Autism is a condition characterized by a social and communication challenges like difficulty making eye contact or making conversation, along with repetitive behaviors or intense interest. It turns out that many savants have autism, but when the astounding abilities are there, they are often rooted in extreme memory, excellent attention to detail, and passionate interest.
traits also linked to autism. In many ways, prodigies look a lot like savants. They have the same preternatural abilities, they have the same prolific output, but there's a key difference between the two. While in savants, these extreme abilities are paired with an underlying impairment or disability, prodigies don't typically have any such disability. ठीक है दोस्तों, 2 बार हमने इसको पढ़ा. नेक्स्ट वाला अब हम लोग पढ़ते हैं. Even though स्लो पढ़ते हैं. Even though prodigies are not typically autistic, they have the same excellent memories, extreme attention to detail and passionate interest linked to autism and autistic savants. एक बार और पढ़ लेते हैं. Even though prodigies are not typically autistic, they have the same excellent memories, extreme attention to detail and passionate interest linked to autism and autistic savants. ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो है इस पैसेज को 2 बार पढ़ा. इससे एक आइडिया लगा कि ये किसी प्रकार की एक बीमारी के बारे में कुछ बात हो रही है जो एक पर्टिकुलर पर्सन में है ना. इन पर्सन का नाम क्या है? रिचर्ड वॉब्रो. ठीक है, इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो बीमारी है, उसके बारे में बात की जा रही है. इसके अंदर पूरा एक बीमारी होती है सेवेंट्स. ठीक है, सेवेंट्स एक इस प्रकार के लोग होते हैं जो जिसके अंदर कुछ डिसऑर्डर तो होता है ना. एकदम जैसे टेंट्रम, एकदम गुस्सा हो जाना, सनक जिसको बोलते हैं, एकदम से कुछ तो भी हरकतें करना. और लेकिन इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता है. वो प्रोडिगीज की तरह होता है. प्रोडिगी का मतलब होता है जो जीनियस पीपल होते हैं उनकी तरह होता है. जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको प्रोडिगी बोलते हैं. और ऑटिज्म जो है वो भी एक प्रकार की बीमारी होती है जिसके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो, है ना. तो उन दोनों के बीच में होते हैं सेवेंट्स. लेकिन सेवेंट लोग जो होते हैं ये एक ऐसी बीमारी जिसको जो होते हैं इंटेलिजेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं. एकदम गुस्सा जल्दी आना, अपने आप पे अपने इमोशंस पर काबू ना कर पाना. तो अगर प्रॉपर उनको केयर किया गया तो उनको जो है जो प्रोडिगीज के कैटेगरी में हम रख सकते हैं. उस तरह का कुछ इसमें पैसेज में बात हो रहा है ना. बस हमने 2 बार रीडिंग किया, उससे हमको एक आइडिया लग गया है ना कि क्या एग्जैक्टली है. पर अब हम लोग जो है इसको बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. हाँ, तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, इसको मैं जो थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं. ये क्या हुआ? अच्छा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से हम वापस से करते. 1 मिनट दोस्तों, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है. चलिए वापस से इसको देखते हैं क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है. चलिए ठीक है, इट्स ओके. क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, एज अ टॉडलर ग्रोइंग अप इन 1950s, रिचर्ड वॉब्रो. दोस्तों ये पूरा का पूरा जो पैसेज है ये किसके बारे में है? रिचर्ड वॉब्रो के बारे में है. एज अ टॉडलर, टॉडलर मतलब एक छोटा यंग किड है ना, जो अपने घुटनों के बल ऐसे 1 या 2 साल का जो बेबी जैसे चलता है, वो टॉडलर जो है. ग्रोइंग अप, जो 1950 में जब ये ग्रो अप हुए, तो रिचर्ड वॉब्रो जब बचपन से ही रिचर्ड वॉब्रो जो है थ्रू अ वायलेंट टेंट्रम. ये क्या करते थे? वायलेंट टेंट्रम मतलब एक तरह की एकदम उकसाऊ हरकतें, है ना. कभी एकदम गुस्सा हो जाना, कभी एकदम चिड़चिड़ापन होना, कभी एकदम वायलेंट हो जाना. ठीक है, इस तरह की जो हरकत है वो बचपन से ही वो करते थे. ठीक है, अजीब अजीब हरकतें जो करते थे. और देखो किस तरह की हरकतें वो करते थे. ठीक है, ऑफन ही वुड, है ना, कई बार वो क्या करते थे? ही वुड टैप अ सेम पियानो की, एक ही पियानो की को जो है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, मतलब एक पियानो की जो की है उसको बिल्कुल बार बार उसको एकदम इरिटेटिव तरीके से लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ, कई बार लंबे टाइम तक एक ही पियानो को वो बजाया करते थे, है ना. इस तरह की जो है हरकत करते थे. और जब वो 3 साल के हुए, ठीक है, तब वो क्या करते थे? हिज पेरेंट, जब वो 3 साल के हुए तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको कहाँ लेकर गए? उसको एक पास के हॉस्पिटल में उसको टेस्ट के लिए लेकर गए वोब्रो को.
तो और दे वर टोल्ड, वहाँ पर डॉक्टर ने जो है इनको बताया कि ही वॉज मॉडरेटली टू सीवियरली रिटार्डेड, मतलब एक तरह से वो पर्सन जो है बेब्रो, उनके बताया कि ये बेब्रो जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये मॉडरेटली मतलब एक मीडियम से लेके बहुत हाई लेवल तक बहुत ही सीवियरली जिसको बोलते हैं रिटार्डेड है, मतलब ये मेंटली जो है डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, मेंटली स्टेबल नहीं है। हिज फैमिली हाउएवर नेवर बिलीव्ड दैट, लेकिन इनके जो परिवार है इनको कभी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि इसका जो IQ है वॉज एज लो एज एक्सपर्ट क्लेम, कि जितना एक्सपर्ट लोगों ने क्लेम किया उतना जो है इसका उनको ये यकीन नहीं हुआ इस बात पर कि उनका जो IQ लेवल है वो उतना ज़्यादा नीचे है, डाउन है, ठीक है। आगे अ स्पेशल एजुकेशन टीचर, बाद में इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल एजुकेशन टीचर बिगेन वर्किंग विथ रिचर्ड व्हेन रिचर्ड, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो बिगन वर्किंग विथ रिचर्ड, कहाँ था, हाँ, व्हेन ही वाज 6, है ना, उसके साथ काम करना शुरू किया व्हेन ही वाज 6। तो एक स्पेशल टीचर इन्होंने, एजुकेशन टीचर इन्होंने रखी, हायर करी इसके लिए कि रिचर्ड के लिए, है ना, जब ये 6 वर्ष की जब इनकी आयु थी। आगे शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू ड्रॉ विथ क्रेयॉन, तो ये जो टीचर है इसने रिचर्ड को क्रेयॉन जो होते हैं ना, कलर्स जो होते हैं उससे कलर्स से कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया, है ना। विच ही टुक टू क्विकली, है ना, टू क्विकली तो मतलब आसानी से जो है वो उसने ये कलर करना जो है आसानी से सीख लिया रिचर्ड ने। उसके अलावा ही बिगिन फिलिंग स्केच बुक्स, ये जितनी भी स्केच बुक उसको दी जाती थी उसके ट्यूटर के द्वारा उसको बिल्कुल फिलअप करना, उसको ड्रॉ करना उसने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो क्या करता था, वॉलपेपर ऑफ हिज स्कॉटलैंड होम, जो स्कॉटलैंड में उसका जो घर था उसके जो वॉलपेपर है, जो सीन्स हैं आज वॉल के ऊपर जो वॉलपेपर वगैरह है उस पर भी वो बिल्कुल चितरना जिसको बोलते हैं कलर करता था, ठीक है। विथ स्टार्टिंगली एक्यूरेट डिपिक्शंस ऑफ कार्टून, कई बार वो क्या करता था, कार्टून्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसको पूरा वो उकेर देता था, बिल्कुल सही तरीके से उनका एक स्केच बना देता था कार्टून कैरेक्टर के, जैसे योगी बेयर जो कार्टून कैरेक्टर है उसका स्केच बहुत ही अच्छे से वो बना देता था वॉलपेपर वगैरह कॉपी वगैरह में। देखो जब रिचर्ड कितने वर्ष का हुआ, 12 वर्ष का जब हुआ, तो उसका जो आर्ट वर्क है, जो आर्ट वर्क उसने जो किया, एस्टाउंड मतलब चौंका दिया, एकदम सरप्राइज्ड कर दिया, खुश कर दिया। और किसको, अ विजिटिंग आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट ने जब देखा उसका ये आर्ट वर्क, जिस तरीके से वो आर्ट करता था, हु सेड, उसने इसके लिए कहा दैट हिज ड्राइंग वर क्रिएटेड विद द प्रिसीशन ऑफ द मैकेनिक एंड द विजन ऑफ द पोएट। क्या कहा कि ये जो ड्राइंग, जिस तरह की ड्राइंग रिचर्ड बनाता है उसके अंदर जो है दो प्रोफेशन की क्वालिटीज़ है, उसके अंदर एक प्रिसीशन, जो सफाई या जिस सफाई से वो इस चीज़ को बनाता था, बिल्कुल मैकेनिक्स की सफाई से बिल्कुल इस तरीके से, और विजन, उसमें एक विजन हुआ करता था, एक पोएट, एक कवि की विजन जो है, ये दोनों का समावेश उसके रिचर्ड के आर्ट वर्क में दिखाई पड़ता है ना। ऐसा एक विजिटिंग आर्टिस्ट ने कहा उसके लिए, ठीक है, जब वो 12 वर्ष का था। आगे क्या देखो, रिचर्ड कुड नेवर रीड, रिचर्ड जो है कुड नेवर रीड और राइट वेल। देखो रिचर्ड की कमियां क्या थी, रिचर्ड में क्या प्रॉब्लम था, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो था, है ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था, वो रीडिंग और राइटिंग जो है वो अच्छे से वो नहीं कर पाता था, ठीक है। उसके अलावा स्पीच, उसका जो स्पीच है वो भी लिमिटेड था, मतलब वो बहुत ही क्लियरली जो है वो बोल नहीं पाता था, प्रोनाउंसिएशन उसका इतना अच्छा ठीक नहीं था, ठीक है। आगे, बट हिज इन्वॉल्वमेंट विद द आर्ट वर्ल्ड स्पर्ड हिज सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसका जो आर्ट वर्क में जिस तरह से उसने डेवलप किया, जो आर्ट वर्क उसमें तरक्की की, उससे क्या हुआ कि उसका सोशल डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहा। स्पर्ड मतलब सोशल डेवलपमेंट जो है आर्टिस्ट के तौर पे उसका ग्रो होता रहा वो, ठीक।
ठीक है। आगे ही पार्टिसिपेटेड इन डजन्स ऑफ एग्जीबिशन, बहुत सारी कई सारी उसने एग्जीबिशन, कई दर्जनों एग्जीबिशन में उसमें पार्टिसिपेट किया आर्ट की एग्जीबिशन में, और वो धीरे धीरे क्या बन गया एक वेल नोन आर्टिस्ट के फॉर्म में वो उभर कर आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला दोस्तों आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, रिचर्ड के बारे में। उम्र धीरे धीरे जब वो छोटा था तो बहुत ज़्यादा गुस्सेल था, टेंट्रम देता था, है ना। 1-2 साल का जब टॉडलर था, तब जब वो 3 साल का था तो उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो है सीवियरली रिटार्डेड हो सकता है। और फिर फैमिली ने यकीन नहीं किया, फैमिली ने उसके लिए एक स्पेशल टीचर रखा। धीरे धीरे टीचर ने, जब वो 6 साल का हुआ तब उस टीचर ने उसको ड्राइंग वगैरह सिखाया क्रेयॉन से, जो कि वो आसानी से सीखने लगा। और फिर जो है स्केच बुक वगैरह सब कुछ फिलअप करने लगा। और धीरे धीरे जो है, जैसे ये योगी बेयर का कार्टून उसने एक्यूरेटली वो उसने बना दिया, है ना। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो एक विजिटिंग आर्टिस्ट ने उसकी काफ़ी तारीफ की और बताया कि इसका जो प्रिसीशन, इसका जो सफाई का जो है, जिस तरीके से टेक्निकली बनाता है मैकेनिक की तरह, और उसका पोएट का विजन है। और धीरे धीरे जो है देखो उसकी कमियां थी कि वो रीड और राइट नहीं कर पाता था, उसका स्पीच जो है, बोलने का जो तरीका वो भी क्लियर नहीं था, उसमें ये फंबल करता था, प्रॉब्लम उसको आती थी। ठीक है, लेकिन जो है आर्ट के कारण जो है वो सोशली काफ़ी डेवलप होने लगा, उसकी ख्याति बढ़ने लगी धीरे धीरे, और बहुत सारे एग्जीबिशंस में वो पार्टिसिपेट करने लगा, और धीरे धीरे जो है वो एक बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट बन गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारा। नेक्स्ट हम समझते हैं उसका जो आर्ट वर्क है वो सेलिब्रेटेड बाय मीडिया एंड डॉक्यूमेंट्री, मतलब सब उसको, सेलिब्रेटेड से यहाँ मतलब है कि सब उसको पसंद करते थे, प्रमोट करते थे। मीडिया भी काफ़ी उसको, उसके आर्ट वर्क को कवरेज देता था, और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनने लगी, है ना। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है विद आई वाइड ओपन। ठीक है, बोथ उसके अंदर जो है क्या हुआ देखो, मार्गरेट थ्रेचर और पॉप जॉन पॉल सेकंड जो है, ये लोग जो है इन्होंने खरीदा क्या, वोब्रोस ओरिजिनल, मतलब इसकी जो वोब्रे की ओरिजिनल जो पेंटिंग्स थी वो यहाँ तक कि इन लोगों ने भी खरीदी उसको। ठीक है, मार्गरेट थ्रेचर और पॉप जॉन पॉल सेकंड ने खरीदी, इतने फेमस आर्टिस्ट ये बन चुके थे। ठीक है, रिचर्ड जो है ये क्या था, सावंत। तो ये जो सावंत है ना दोस्तों, ये एक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो होते बहुत ब्रिलियंट है, जीनियस होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। देखो ये सावंत की डेफिनेशन भी दी है। सावंत किस तरह के लोग होते हैं, एन इंडिविजुअल, एक ऐसा व्यक्ति होता है सावंत जिसमें स्पाइक विद स्पाइक इन अ पर्टिकुलर एबिलिटी, मतलब कुछ एक एबिलिटी में वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, बहुत ज़्यादा जीनियस होता है। ठीक है, कंबाइंड विथ एंड इम्पेयरमेंट, और उसके साथ में मतलब एक किसी एबिलिटी में बहुत ज़्यादा आगे होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ उनमें कमियां होती हैं या डिसेबिलिटी होती हैं। जैसे इसके अंदर जो है बोलने में प्रॉब्लम आता था, और उसके साथ में जो है और क्या क्या इनकी प्रॉब्लम थी, एक तो ये इम्पेयरमेंट थी, उसके अलावा रीडिंग राइटिंग इनकी बहुत कमज़ोर थी। तो ये कुछ मतलब एक तो जीनियस, एक पर्टिकुलर एबिलिटी में बिल्कुल एकदम मास्टर होना, और बाकी कुछ उसके साथ साथ कुछ इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी भी होना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सेवेंट। ठीक है, आगे इन रिचर्ड्स केस की अगर हम बात करें तो ये जो अंडरलाइंग कंडीशन है वाज ऑटिज्म, मतलब दैट अंडरलाइंग कंडीशन वाज ऑटिज्म, मतलब आप अगर इसमें से अगर उसकी एबिलिटी हटा दो तो एक तरह से उसमें और ऑटिज्म में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऑटिज्म और सावंत में बस इतना फर्क है कि जो सावंत वाला वो व्यक्ति होता है सावंत, उसमें एक एबिलिटी उसकी अच्छी होती है, ब्रिलियंट एबिलिटी होती है, लेकिन ऑटिज्म मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं, सारी क्वालिटी उसकी जो है कमियां, डिसेबिलिटी के फॉर्म में आती है। लेकिन सावंत एक ऐसा ऑटिस्ट पीपल पर्सन होता है, ऐसा ऑटिज्म का मरीज होता है जिसमें कुछ क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ऑटिज्म की भी डेफिनेशन दी हुई है। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है कैरेक्टराइज बाय, जिसमें सोशल और कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं उस पर्सन को, है ना। सोशली भी वो फिट नहीं कर पाता अपने आप को, और कम्युनिकेशन बातचीत भी नहीं कर पाता, है ना। जैसे ये जो ऑटिज्म पर्सन है वो क्या नहीं कर पाता, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, आंख से आंख मिलाकर वो किसी से बात नहीं कर पाता है, और मेकिंग कन्वर्जेशन, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता है। उसके साथ साथ जो है रिपीटेटिव बिहेवियर्स, एकदम एक ही तरह की हरकत जो है बार बार करता है, जैसे वो बचपन में पियानो को बिल्कुल लगातार एक ही की को बजाता जाता था उस तरीके से।
और इंटेंस इंटरेस्ट, कई बार जो है बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होना, कभी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाना, कभी बहुत गुस्सा हो जाना, इस तरह की वो एक्शंस करता है ऑटिज्म का पर्सन। इट टर्न्स आउट दैट मेनी सावंट्स हैव ऑटिज्म, मतलब ये माना देखा गया है कि बहुत सारे जो सावंट्स के जो कंडीशन वाले जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ऑटिज्म भी होता है, मतलब ये इसके सिम्टम्स भी पाए जाते हैं ऑटिज्म के और सावंट्स के भी पाए जाते हैं, है ना। लेकिन बट व्हेन द एस्टाउंडिंग एबिलिटीज आर देयर, अब ये मान लो कि जब एस्टाउंडिंग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एस्टाउंडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही ऐसी अद्भुत जो काबिलियत अगर उसके साथ जोड़ दो आप, तो दे आर ऑफन रूटेड इन एक्सट्रीम मेमोरी, और वो उसकी मेमोरी में पहले से अंदर से होता है। एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल एंड पैशनेट इंटरेस्ट, ट्रेड ऑल्सो लिंक टू ऑटिज्म, मतलब ऑटिज्म लोगों में भी कई बार एबिलिटीज होती है लेकिन वो बहुत डीप अंदर उनके ब्रेन में होती है, मेमोरी में। एक्सीलेंट अटेंशन अगर ऐसे लोगों पर दिया जाए, ठीक है, मतलब ऑटिज्म का मरीज भी जो है उसको हम सावंट में धीरे धीरे तब्दील कर सकते हैं। उसकी जो कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी तो रहेगी लेकिन एक कुछ एरिया में हम लोग अगर काम करें ऑटिज्म में तो वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। मान लो एक पूरी तरीके से एक पर्सन, बच्चा जो है फिजिकली इम्पेयर्ड है ना, उसका वोकल कन्वर्जेशन, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा है, देख नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो उसके बावजूद भी जो है कुछ एक एरिया में उसका जीनियसेस होगा, एक एक्सीलेंट उसकी क्वालिटी होगी। अगर उस पर सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो पर्सन जो है, जो कि ऑटिज्म है प्योर, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सावेंट में, ठीक है, जिसमें इम्पेयरमेंट तो रहता है लेकिन अच्छी एबिलिटी भी रहती है, जिसके कारण वो एक समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पा सकता है। तो यहाँ पर उसी में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो, एक्सट्रीम मेमोरी, एक्सीलेंट अटेंशन जो है, डिटेल और पैशनेट इंटरेस्ट अगर हम लें तो ट्रेड ऑल्सो लिंक टू ऑटिज्म, तो इससे जो है उनके अंदर भी जो है ऑटिज्म का मरीज भी जो है ऐसा हो सकता है। अब देखो इन मेनी वेज, बहुत से तरीके से अगर हम देखें तो प्रोडिगी, देखो प्रोडिगी ऐसे लोग होते हैं जो एक्सीलेंट होते हैं, जिनमें कोई कमी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई इम्पेयरमेंट नहीं होता, जीनियस जिसको बोलते हैं, उनको प्रोडिगी कहा जाता है। लोग तो प्रोडिगी लोग जो है ज्यादातर कैसे दिखते हैं, बिल्कुल सेवेंट्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। मतलब आप एल्बर्ट आइंस्टीन को जो है आप सेवेंट मान सकते हो, क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है उनका सोशल और उनकी दूसरी बहुत सारी ऐसी कमियां थी, है ना, जिससे वो समाज में जब वो छोटे थे तो वो फिट ही नहीं थे, है ना। एल्बर्ट आइंस्टीन जब छोटे थे तो उनको किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था सिवाय मैथ्स के, उनको ना लिटरेचर में इंटरेस्ट था, उनको ना हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो सिवाय मैथ्स के उनको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था और वो बिल्कुल अजीब तरीके से रहते थे, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, सोशल नहीं थे, तो उनको माना जा सकता है सेवेंट जैसे पर्सन जो है। तो सेवेंट और प्रोडिगी लगभग बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं। प्रोडिगी मतलब जीनियस, सेवेंट मतलब जीनियस है लेकिन विद सम इम्पेयरमेंट, कुछ कमियों के कारण, और ऑटिज्म मतलब पूरा प्योर जिसमें केवल कमियां है ना, डिफेक्ट्स हैं। दे हैव द सेम, देखो ये क्या सिमिलरिटी है प्रोडिगी में और सेवेंट्स में, क्या एक जैसी बात है। दे हैव द सेम प्रीटर नेचुरल, प्रीटर नेचुरल मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नेचुरल से ऊपर, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती हैं दोनों में। आगे दे हैव द सेम प्रोलिफिक आउटपुट, मतलब जैसे पेंटर है तो बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, डांसर है तो बहुत जीनियस डांसर होते हैं, आर्टिस्ट है तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल आउटपुट उनका दोनों का एक जैसा जीनियस दिखता है। बट देयर इज अ की डिफरेंस, एक डिफरेंस है जो मेन डिफरेंस है, किसमें? सेवेंट्स में और प्रोडिगीज में। क्या है मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाइल इन सेवेंट में क्या प्रॉब्लम है? दीज एक्सट्रीम एबिलिटीज आर पेयर्ड विद एन अंडरलाइंग इम्पेयरमेंट, कि इनका जो सेवेंट लोग है इनके अंदर एबिलिटीज तो होती है, बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खासियत होती है, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर कुछ कमियां भी होती है, इम्पेयरमेंट भी होती है। जैसे रिचर्ड के केस में क्या था कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, कलाकार थे, लेकिन उसके साथ में ना वो ठीक से बोल पाते थे और ना ठीक से लिख या पढ़ पाते थे, तो ये उनकी इम्पेयरमेंट थी, ठीक है, और डिसेबिलिटीज होती थी। लेकिन ये जो प्रोडिगीज है डोंट टिपिकली हैव एनी सच डिसेबिलिटी। आप बोल सकते हो कि एक तरफ प्रोडिगी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, है ना, उनकी रीडिंग राइटिंग बोलने में किसी में प्रॉब्लम नहीं, वो
बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ बहुत अच्छे वक्ता, मतलब जीनियस होते थे, ऑलराउंडर होते थे। तो ये है, आप बोल सकते हो कि प्रोडिगीज जो है सिंपली जीनियस, और सेवेंट्स जो है दे आर जीनियस विथ डिसएबिलिटीज, की जीनियस है साथ में कुछ कमियां भी है। तो ये डिफरेंस है किसमें, सेवेंट्स में और प्रोडिगीज में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। इवन दो प्रोडिगीज आर नॉट टिपिकली ऑटिस्टिक, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडिगीज, जो जीनियस लोग हैं जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो ऑटिस्टिक तो नहीं है। दे हैव द सेम एक्सीलेंट मेमोरीज, लेकिन मेमोरीज दोनों की सेम है। देखो ऑटिस्टिक जो हम जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपेयरमेंट होते हैं, जिसमें कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन ऑटिस्टिक पीपल में भी कुछ अच्छी एक बात होती है, क्या कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, उनको चीजें बहुत पुरानी चीजें भी उनको याद रहती है। और ये जो क्वालिटी है ये प्रोडिगी के अंदर भी है, मतलब ऑटिस्टिक और प्रोडिगी लोगों में भी एक सिमिलरिटी है। क्या समानता है दोनों में, कि दोनों की मेमोरी जो है बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ज्यादा, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है। एक्सट्रीम अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी बात पर, डिटेल्स पे बहुत ज्यादा वो ध्यान देते हैं। और पैशनेट इंटरेस्ट लिंक टू ऑटिज्म एंड ऑटिस्टिक 7। ठीक है, तो ये क्या करते थे, एक्सट्रीम अटेंशन, डिटेल्स पे बहुत ज्यादा अटेंशन देना, पैशनेट इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना किसी चीज में, ये समानता है कुछ किसमें, ऑटिज्म और ऑटिस्टिक सेवेंट्स में। तो इस तरीके से तीनों चीजों को एक दूसरे से कंपेयर किया, रिलेट करने की इस पैसेज में कोशिश की है ना। एक होता है ऑटिज्म, जो कि एक डिफेक्ट माना जाता है, जिसमें पर्सन जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा कई बार ओवर रिएक्टिव होता है। और एक होता है प्रोडिक्टिव, जो एक तरह से कंप्लीट जीनियस होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, कोई इम्पेयरमेंट नहीं। और एक जो सेवेंट है वो उसमें होती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट या डिफेक्ट होता है, जिस तरह से यहाँ पर रिचर्ड बोब्रो के अंदर थी। ठीक है, लेकिन दोनों तीनों में जो है कुछ ना कुछ समानता, सिमिलरिटीज भी देखी गई है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पैसेज जो है इसके ऊपर है। और चलिए क्वेश्चन करते हैं ट्राई। Which one of the following statement about Richard is false? बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिचर्ड के बारे में गलत है। रिचर्ड was communicatively challenged, बिल्कुल था, है ना, वो बोलने में उसको प्रॉब्लम था ना, रिचर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, तो ये तो सही है, हमको फॉल्स चाहिए। रिचर्ड रिसीव्ड स्पेशल एजुकेशन, बिल्कुल रिचर्ड को स्पेशल एजुकेशन दिया गया था ट्यूटर के द्वारा जब वो 3 साल का था, है ना, 6 साल का था। रिचर्ड वॉज एन इलिटरेट, भाई रिचर्ड अनपढ़ तो नहीं था, क्यों, क्योंकि उसको पूरा उसके यहाँ एक एजुकेटर आता था, है ना, तो एजुकेटर आता था, उसको सिखाता होगा। तो ये आपका रॉन्ग है स्टेटमेंट, उसको एजुकेशन दी गई थी। रिचर्ड वॉज रिनोन्ड आर्टिस्ट, ये भी सही है ना, अपने आर्ट के कारण वो फेमस हुआ वर्ल्ड में। चलिए, तो सी वाला हमारा आंसर है। इसमें देखते हैं विच वन ऑफ द स्टेटमेंट, ये इसमें से कौन सा जो है सही है। All savants have no disabilities while prodigies suffer from some। अच्छा, जितने भी सेवेंट्स हैं उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। सेवेंट जो होते हैं उनके अंदर भी डिसेबिलिटी, क्योंकि रिचर्ड खुद एक सेवेंट था, जो आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन बोल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था। तो ऑल सेवेंट जो है, ऐसा नहीं है कि उनकी डिसेबिलिटी होती है, ये सेंटेंस नहीं होगा। Which one of the statement given as option is true, कौन सा सही है। अच्छा, ये तो फॉल्स है ना, हमको सही वाला ढूंढना है दोस्तों। इसको देखते हैं। All savants suffer from certain disabilities while all prodigies suffer from none, ये बिल्कुल सही लग रहा है। जितने भी सेवेंट लोग होते हैं, सेवेंट कंडीशन के जो लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ उनके अंदर डिसेबिलिटीज होती है, कुछ ना कुछ उनके खामियां होती है, लेकिन जो प्रोडिगीज, जिसको हम परफेक्ट पर्सन बोलते हैं, वो किसी से सफ़र नहीं होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन जो है हमारा ट्रू है ना, ये तो हमारा फॉल्स है। सम सेवेंट्स हैव नो डिसेबिलिटी, कुछ सेवेंट के बाद कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती, लेकिन कुछ जो प्रोडिगी हैं उनके माइट सफर, वो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोडिगी बोला मतलब कोई भी डिजीज नहीं, ये याद रखो, ठीक है। अगर वो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई डिफेक्ट हुआ, तो वो प्रोडिगी से सीधा माना जाएगा क्या, सेवेंट, तो प्रोडिगी नहीं बोलेंगे फिर उसको। सम सेवेंट्स हैव सम डिसेबिलिटी, कुछ के पास कुछ है, और जितने भी प्रोडिगीज हैं वो किसी से सफर नहीं, सम सफर नहीं, ऑल सेवन, जितने भी सेवन की कैटेगरी दी इसलिए कि वो जीनियस विद डिफेक्ट माना जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बी वाला जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आप देखो, इसमें हमको करना है विच वन ऑफ द ऑप्शन मेक द मीनिंग ऑफ सेवेंथ एज इट इमर्जेस इन द पैसेज क्लियर। चलिए इसका मीनिंग हमको बराबर बताना है, सेवेंथ का मीनिंग क्या होता है, इन चारों में से कौन सा सही बता रहा है। देखो सेवेंथ क्या होता है, एन आर्टिस्टिक हु एग्जिबिट एक्सेप्शनल स्किल्स एंड ब्रिलियंस इन ऑल फील्ड। एक ऐसा आर्टिस्टिक जिसके अंदर एक्सेप्शनल स्किल्स एबिलिटी सभी क्षेत्र में, नहीं सभी क्षेत्र में तो नहीं होता है सेवेंथ। एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन ऑफ लर्निंग स्पेशली वन विद डिटेल नॉलेज इन सम स्पेशल फील्ड। एक ऐसा पर्सन, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास कुछ फील्ड में डिटेल उसका ज्ञान है, ऐसा भी नहीं है। एक ऐसा ऑटिस्टिक विद प्रीटरनेचुरल, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एग्जिबिटिंग एक्सेप्शनल स्किल और ब्रिलियंस इन अ स्पेशल फील्ड। ये हो सकता है कि एक ऐसा जिसमें प्रीटरनेचुरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एबिलिटी होती है और एक्सेप्शनल स्किल्स होती किसी स्पेशल फील्ड में, सब में नहीं, ये हो सकता है। इसको देखते हैं, एन ऑटिस्टिक हु एग्जिबिट एक्सेप्शनल स्किल ब्रिलियंस इन सम लिमिटेड फील्ड, कुछ लिमिटेड फील्ड। देखो लिमिटेड फील्ड में नहीं बोलेंगे, है ना, सीधी सी बात है, किस में बोलेंगे, एन प्रीटरनेशनल एबिलिटी है और जो स्पेशल फील्ड में। देखो इसमें ना सेवेंथ का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। देखो सेवेंथ का डेफिनेशन कहाँ दिया है, ये देखो, एन इंडिविजुअल विद स्पाइक मतलब स्पेशल पर्टिकुलर एबिलिटी कंबाइंड विद इम्पेयरमेंट, उसमें कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, इम्पेयरमेंट। हालांकि चारों में जो है इम्पेयरमेंट की तो कुछ इसमें बात नहीं हो रही, ठीक है, इम्पेयरमेंट तो किसी में भी नहीं है। तो एग्जिबिट स्पेशल स्किल ब्रिलियंस सभी फील्ड तो नहीं होगा, ठीक है, सम स्पेशल फील्ड भी नहीं है ना। एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पेशल फील्ड, इन अ स्पेशल, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेशल फील्ड में जो है उसकी क्या होती है, एबिलिटी होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो सी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट हो गया।